आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के अंदर बीबी नगर थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में तीन भाई रहा करते थे। बेबी शरण, रविकरण और ओमपाल। तीनों की शादी हो चुकी थी और जो गांव का घर था इसका बंटवारा हुआ तो देवी शरण जो बड़ा भाई था ये कुछ ज्यादा ही दूरी पर जाकर रहने लगा, या फिर ये कह लीजिए कि शहर में जाकर के ये रहने लग गया था। जबकि रविकरण और जो ओमपाल है ये अपने पैतृक घर के ही अंदर रहा करते थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो रविकरण है इसने अपना अलग मकान बना लिया खेतों में, जैसे कि गांव के लोग खेतों में मकान बना ही लेते हैं थोड़ी सी दूरी पर, इस तरीके से। अब रविकरण की जो पत्नी थी शीतल और इनकी एक बेटी थी ममता। अब जबकि ओमपाल की जो पत्नी प्रीति थी इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और इनके 2 बच्चे भी हो चुके। ममता जो थी उसका लगाव जो था वो अपने चाचा ओमपाल और चाची से ज्यादा ही था। इसीलिए ममता क्या करती थी कि यदा कदा जब भी उसका मन करता था वो ओमपाल के घर आ जाती और वहीं पर कई बार सो जाती थी और कई कई दिन तक यहाँ पर रह भी लेती थी। रविकरण और शीतल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चला था। लेकिन अचानक एक दिन जो प्रीति है जो ओमपाल की पत्नी है ये बदहवास से भागती हुई दौड़ती हुई सीता के पास जाती है और उसके पास जाकर के कहती है कि देखो चल करके ओमपाल की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसको सीने में दर्द हुआ है। शीतल घबरा जाती है और सीधे वो प्रीति के घर पर पहुंच जाती है। ओमपाल की जब ये हालत देखी तो ओमपाल बेहोश था। जब इस तरीके से ओमपाल बेहोश नजर आया तो जो सीता देवी है वो परेशान हो जाती है। ये गांव के लोगों को बुलाना शुरू कर देती है। गांव के लोग भी आते हैं, वो भी चेक करते हैं, लेकिन ओमपाल के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। अब ये सभी लोग घबरा गए तो इन्होंने डॉक्टर को बुलाया। अब गांव का डॉक्टर झोला छाप जो भी था जैसा था वो वहां पर आया और आकर के उसने ओमपाल को चेक किया और चेक करने के बाद कहता है कि हो सकता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया हो और हार्ट अटैक से अब इसकी मौत हो चुकी है, इसके प्राण पखेरु हो सके हैं। ये बात सुनी थी जो प्रीति थी वो दहाड़े मारकर रोने लगती है, शीतल देवी भी रोने लगती है और यहाँ पर जो ममता है वो बिल्कुल सी गुमसुम सी बदहवास थी। इसे तो कोई होश ही नहीं था किसी भी चीज का। यहाँ पर प्रीति के जो दोनों बच्चे थे वो छोटे थे, ये भी फूट फूट करके वहां पर रोने लग जाते हैं। खैर सुबह होती है, सुबह को सारे गांव वाले मिलते हैं और ओमपाल को ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पूरे गांव में और पूरी रिश्तेदारी में यही बात फैली हुई थी कि ओमपाल को रात में अचानक से सीने में दर्द हुआ और सीने में दर्द होने की वजह से इसकी मौत हो गई, यानी कि इसको साइलेंट अटैक आया था। अब ये बात यहाँ पर ये मामला खत्म हो जाता है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ था वो 8 सितंबर 2025 को हुआ था और 9 सितंबर 2025 को ओमपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस घटना के 3-4 महीने निकल जाते हैं। 3-4 महीने निकले तो यहाँ पर एक चीज सीता देवी नोट करती है कि जो उनकी बेटी है ममता वो अब ना अपनी चाची प्रीति से मिलने जा रही है और ना ही उसके यहाँ पर जाकर जैसे पहले रहा करती थी वैसे रहना शुरू कर रही है। और जब भी प्रीति ममता के सामने आ जाती थी तो ये ममता अपने घर के अंदर चली जाया करती थी, अपने रूम में चली जाया करती थी, उससे वो नजरें बचा रही थी, उससे डरा करती थी। सीता देवी ने जब इस बात को नोटिस किया तो उसने ममता से पूछना शुरू करा कि बेटा आखिर तुम अपना चाची से इतना डर क्यों रही हो, घबरा क्यों रही हो? इससे पहले तो तुम अपनी चाची का पल्लू ही नहीं छोड़ती थी, उसके पास ही रहा करती थी, उसके साथ ही सोया करती थी। लेकिन जब से तुम्हारे चाचा की मौत हुई है उसके बाद से तुम अपनी चाची से इस तरह से डरती हो जैसे कि कोई भूत है। यहाँ पर ममता चुपचाप रहती है, गुमसुम रहती है। अपने दिल में जो छुपी उसकी बात थी वो अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। लेकिन सीता देवी अपनी बेटी की सरकत को देखने के बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। खैर वो ममता को पुचकारती है, उससे प्यार से पूछती है तो यहाँ ममता उसे कहती है कि जो चाचा है ओमपाल, इनकी मौत नेचुरली नहीं हुई थी, कोई साइलेंट अटैक नहीं आया था। इनकी हत्या प्रीति और गांव के ही रहने वाले एक युवक अभय सिंह ने की है। जब ये बात सीता देवी को पता चलती है तो वो इस बात का जिक्र अपने पति रविकरण से करती है और जेठ जी जो थे देवी शरण, इनसे भी इस बात की डिस्कस किए जाते हैं। जब इनको इस बात का पता लगता है ये पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने के बाद जाने के बाद ये सारा मामला खोल करके पुलिस के सामने रख दिया जाता है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है क्योंकि इससे पहले तो पुलिस के पास ये मामला गया ही नहीं था तो वो तफ्तीश कैसे करती। यहाँ पर प्रीति को पुलिस थाने बुला लिया जाता है। जब प्रीति को पुलिस थाने बुलाया जाता है और इसे पूछताछ की जाती है तो प्रीति तो पहले ना नुकुर करती है, वो बहुत बहाने बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस अभय सिंह और प्रीति दोनों को आमने सामने बैठाकर सख्ती से इनसे पूछताछ करना शुरू करती है तो यहाँ पर प्रीति टूट जाती है और अभय सिंह भी टूट जाता है। प्रीति यहाँ पर खुलासा करती है इस पूरी कहानी का, जो इस तरह से है कि प्रीति बताती है कि प्रीति बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली बड़ी हुई थी और प्रीति का एक ही सपना था कि जो इसका पति हो वो सरकारी नौकरी करता हो। घर में धन धान्य की, पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रीति अपना सब शौक जो भी है वो पूरी कर सके शादी के बाद, घूमना फिरना, खाना पीना और अपने पति के साथ अठखेलियां करना, मजाक मस्ती करना, ये सारा वो इस तरीके का अपना लाइफ चाहती थी। लेकिन घर वालों ने प्रीति की शादी ओमपाल से की तो ओमपाल जो था वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। चलो प्रीति ने यहाँ पर भी अपनी किस्मत को जो है वो हाजिर नाजिर मानते हुए इन सारी सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लिया था। ओमपाल के साथ ये बहुत ज्यादा ईमानदारी से और बहुत ज्यादा वफादारी के साथ रह भी रही थी। प्रीति के ओमपाल से 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब इन दोनों बच्चों की परवरिश देख रेख में प्रीति जो है वो अपनी जिंदगी को निकाल देती है। जो भी इसकी ख्वाहिशें
थी इसने अपने दिल में दफन कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो ओमपाल है वैसे तो प्रीति को कोई सुख दे नहीं पा रहा था। बस एक रात के टाइम पर प्रीति को थोड़ी उम्मीद थी कि ओमपाल उन क्षणों में प्रीति का भरपूर मनोरंजन करेगा, इसे भरपूर वो तरह का सुख देगा। लेकिन ओमपाल इस चीज में भी नाकामयाब साबित होता जा रहा था। दिन भर खेती बाड़ी का काम करता था ओमपाल और शाम को घर आता था, खाना वाना खाकर और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करता था। प्रीति कभी भी जब इससे वो थोड़ा सा निवेदन करती थी तो ओमपाल इसे झिटक दिया करता था, कहता था कि अब तो बच्चे हो गए, अब इन चीजों की क्या जरूरत रह गई है जिंदगी में, जितना ये काम करना था ये सब हम कर चुके हैं और शादी के 7 साल बाद ही अब इन्हीं चीजों की ख्वाहिशें अगर तुम्हारे दिल में है तो फिर तुम अपने आप को समझाओ। प्रीति ओमपाल के इस दो टूक जवाब को सुनने के बाद टूट जाया करती थी। प्रीति अपने मन में सोचा करती थी कि जिस पति के लिए उसने सारा समर्पण कर दिया, सारे सपनों को ठुकरा दिया, उनको उसने दफन कर दिया और सिर्फ एक ही चीज तो वो पति से अपने मांग रही थी और वो भी उसे वो देने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर ऐसे पति का क्या ही फायदा। चलो फिर भी प्रीति अपने आप को समझा लेती है। कभी कभार ओमपाल के साथ उसका ये जो शारीरिक मिलाप था वो हो भी जाता था, लेकिन प्रीति को उससे खुशी नहीं मिलती थी। खैर जीवन जो था वो इसी तरीके से आगे चल रहा था, कोई भी मजा नहीं जीवन के अंदर आ गया था, बस जिंदगी को एक तरीके से ये लोग काट रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब ओमपाल की एक और दिक्कत हो गई। ओमपाल अब यहाँ पर शराब पीने का शौकीन हो गया था। चलो शौकीन हुआ तब तक तो ठीक था, प्रीति से समझाया करती थी, बोला करती थी कि हमारी इतनी कमाई नहीं और तुम इस तरह के शौक मत करो, लेकिन ओमपाल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब धीरे धीरे ओमपाल जो शराब को उसका शौक था वो उसके लत में बदल चुका था। ये सुबह से लेकर शाम तक नशे में धुत रहता था। प्रीति बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि कैसे वो जीवन को कैसे इस तरह से जीवन को ढोएगी और काटेगी, लेकिन बच्चों की शक्ल देखकर वो चुप हो जाया करती थी। इसी तरीके से जब ओमपाल ने खेती बाड़ी का काम भी ज्यादा संभालना बंद कर दिया और इधर फसलों का भी नुकसान होने लगा, तो प्रीति ने ये जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। प्रीति खेतों में जाती, खेती बाड़ी का काम देती है, घर का भी काम देती है और बच्चों को भी संभाल रही थी। जब ये खेतों की तरफ जाती थी तो प्रीति की अभय सिंह से मुलाकात हो गई। अभय सिंह प्रीति से 8-10 साल छोटा था और रिश्ते में एक तरीके से ये चाची भतीजे का ही रिश्ता था, क्योंकि गांव का ये लड़का है और ये गांव की बहू होती है, तो चाची भतीजे का इनका रिश्ता था। लेकिन जो अभय सिंह है वो प्रीति की बुरी बुरी तारीफ करना शुरू कर देता है। प्रीति दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी कि जो भी उसे पुरुष देखे तो वो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता था। अब इस तरीके से जब अभय सिंह प्रीति की तारीफ करता था तो प्रीति को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी मिलती थी। मन के अंदर उन्माद इसका जाग जाता कि कोई तो है जो इसकी तारीफ कर रहा है। अभय सिंह प्रीति के ऊपर इतना आशिक हो चुका था, इसका इतना दीवाना हो चुका था कि अब प्रीति की छोटी छोटी बातों के लिए वो माना करता था। प्रीति कुछ भी कहती थी तो वो दौड़कर उस काम को कर लिया करता था। प्रीति की जो खेतों की जो भी खेती बाड़ी का काम था, अभय सिंह उसके अंदर भी पूरा पूरा योगदान देता था और प्रीति की हर संभव मदद करने की कोशिश करता था। प्रीति और अभय, इनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से भी जुड़ चुके थे। धीरे धीरे जो अभय था अब प्रीति से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, इससे डबल मीनिंग बातें करता है, इससे अंतरंग बातें भी वो करना शुरू कर देता है। प्रीति अभय को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्रीति भी अभी कहीं ना कहीं यहाँ अभय से जुड़ाव महसूस करने लगी थी। खैर जब इस तरीके की बातें इन दोनों के बीच में चलती रही, अभय ने एक दिन प्रीति को प्रपोज कर दिया और उससे कहा कि प्रीति के साथ वो ये सारा काम करना चाहता है। प्रीति ने शुरू में थोड़ा तो गुस्सा दिखाया, थोड़ा नाराजगी भी जाहिर करी और अपने रिश्ते का हवाला भी दिया, लेकिन अभय ने कहा कि रिश्ता तो दुनिया के सामने है, लेकिन हम ये सारा काम तो चुपके से करेंगे, दुनिया को क्या पता लगेगा। प्रीति के मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव तो थे ही कि कहीं कोई तो उसके जो है वो सुख पूर्ति करे। यहाँ पर अभय भी तैयार बैठा था, तो फिर प्रीति ने भी जो है वो अपने खूल के ऊपर सारा जो है वो अरमान पूरे करने शुरू कर दिए। अभय भी पूरा से पूरा वो प्रीति के साथ जो है वो एंजॉयमेंट करने लगा। प्रीति की कम से कम एक ख्वाहिश तो वो अभय पूरी कर ही रहा था और प्रीति को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। अब प्रीति और अभय के जो ये संबंध थे वो इतनी बार और इतनी ज्यादा ये बना चुके थे कि अब तो इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। अभय और प्रीति पहले तो खेत खलियानों में या कहीं छुप छुपा कर ये सारा काम किया करते थे, लेकिन अब जब ओमपाल रात को सो जाया करता था गहरी नींद में और यहाँ पर इसके दोनों बच्चे सो जाया करते थे, ममता कई बार प्रीति के घर आकर के इसके ही साथ सो जाया करती थी। तो जब ये सारे बच्चे और घर के सारे लोग आराम से सो जाया करते थे और जब इनको तसल्ली हो जाती थी तो प्रीति अभय को बुला लिया करती थी। अभय प्रीति के घर पर रहता है, कभी ये छत पर, कभी घर के पीछे और कभी दूसरे कमरे में, तो कभी बरामदे में, तो कभी किचन में। जहां भी इन्हें मौका मिलता था, चाहे खड़े होकर, चाहे लेट के, चाहे बैठ के, जैसे भी इनको संतुष्टि होती ये सारा काम ये कर लिया करते थे। प्रीति को इसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी अभय के साथ ये सारा कुछ करने के बाद। अब इस तरह से इनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन ओमपाल को इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में पता लग जाता है। ओमपाल की नींद खुल गई थी आधी रात को और जब उठकर देखता है तो प्रीति अभय के साथ ये सारा काम कर रही थी। यहाँ पर ओमपाल जो था ये समझदारी से काम लेता है। उस वक्त इन दोनों को ये सारा काम करते हुए देखकर अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। सुबह उठता है तो प्रीति को बुलाता है।
साथ में बिठाता है, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, ये दोनों उस समय अकेले थे। ओमपाल प्रीति से कहता है कि देखो जो तुम ये काम अभय के साथ कर रही हो बहुत ज्यादा गलत काम है, इससे हमारे घर की पूरे खानदान की बदनामी होगी। अभय भी अपने ही गांव का लड़का है, मैं चाहता हूँ कि उसके घर की बदनामी हो, ना ही हमारे खुद के घर की बदनामी हो, और इसीलिए तुम सुधर जाओ तो ठीक है। प्रीति ये सारी बात सुनने के बाद घबरा जाती है, डर जाती है कि ओमपाल को ये सारी बातें पता लग चुकी है। लेकिन ओमपाल ने इतने सदे हुए और इतने शांत लहजे में ये सारी बात कही थी प्रीति से कि प्रीति का ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। खैर, अगर ओमपाल नाराजगी में, गुस्से में और मारपीट कह करके भी ये बात कहता है, तो भी प्रीति पर क्या ही असर होना था, क्योंकि जिस महिला जिस पुरुष के इस तरह से कदम बहक जाते हैं तो उनको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। खैर, यहाँ पर ओमपाल ने सोचा कि उसने बहुत प्रीति को अच्छे से समझाया, प्रीति भी समझदार है, मैच्योर है, वो इन सब चीजों पर गौर करेगी। लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, प्रीति अब यहाँ पर अभय के साथ खुल कर ये सारा काम करने लगी। कई बार तो ऐसा होता था कि प्रीति और अभय ये दोनों दिन के टाइम पर बैठे हैं और मजाक मस्ती कर रहे हैं, और इधर से जब ओमपाल आता है तो उसको देख करके दोनों घबराते भी नहीं थे बिल्कुल। ओमपाल को बहुत अजीब लगता था। ओमपाल प्रीति को अब थोड़ा सख्ती से मना करने लगा। जब प्रीति को इस तरह से सख्ती ओमपाल ने दिखाई तो प्रीति को अब नाराजगी हुई ओमपाल से। प्रीति ओमपाल पर ही गुस्सा होने लगी। लेकिन जो ओमपाल था ये अपने फैसले पर बिल्कुल अटल था। इसने प्रीति को घर के अंदर ही बंद कर दिया। उधर अभय सिंह को भी ओमपाल ने धमकी दे दी कि आइंदा अगर उसको प्रीति के साथ देखा गया या फिर उसने ऐसा कुछ कोशिश करी प्रीति से मिलने की, तो अभय के घर पर ये सारी शिकायत कर देगा, सारी बात ये घर पर बता देगा, और पूरे गांव में फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा, पंचायत तक वो बुला लेगा। अब ये बात सुनने के बाद अभय भी घबरा गया। अब कुछ दिन तो इन दोनों पर असर आया इन सारी शक्तियों का, लेकिन यहाँ पर प्रीतु भी तड़पड़ा रही थी अजय से मिलने के लिए, और अभय भी तड़पड़ा रहा था उनसे मिलने का। लेकिन अब इन दोनों का मेल मिलाप हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच में ओमपाल जैसी मजबूर दीवार खड़ी थी। अब ओमपाल के दो ही काम रह गए थे, अपनी खेती बाड़ी संभालना और इधर प्रीति के ऊपर नजर रखना। प्रीति से अब ये जो जुदाई थी अभय की, ये सह नहीं हो रही थी। इसने कैसे न कैसे करके अभय से तो मिलना ही है। खैर, ऐसे ही वो एक दिन गांव के अंदर कोई प्रोग्राम था। जब ये दोनों कहीं प्रोग्राम में मिले अभय और प्रीति, तो अब सबके सामने मिल रहे, तो ओमपाल को भी अब कोई ऐसी आपत्ति थी नहीं, क्योंकि सभी के सामने मिल रहे तो कोई गलत काम तो ये कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर प्रीति ने अपने सारे दिल का जो हाल था, जो भी उसका दुख था, वो अभय के सामने ये खोल करके रख देती है। अभय भी जो था वो भी प्रीति की जुदाई में तड़प ही रहा था। अब ये पूछता है प्रीति से कि अब हम कैसे मिल सकते हैं, हम क्या करें, हमारी शादी भी नहीं हो सकती, हम भाग भी नहीं सकते हैं, तुम चाची और मैं भतीजा हूँ, ये सारी चीजें बोल रही थी। तभी प्रीति ने कहा कि देखो, अगर किसी तरीके से ये सारा सिलसिला और ये सारा काम चलाना है तो ओमपाल को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। अब भाई ये सुनकर चौंक तो जाता है, लेकिन अब जो उसकी हसरतें थी प्रीति को देखने के बाद, जो उसके अंदर ये वासना का सैलाब उमड़ पड़ा था, इसकी भी बुद्धि इस वजह से भ्रष्ट हो गई। तो इसने प्रीति से कहा कि कब और कैसे ये सारा काम करना है तुम मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ। प्रीति कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी हमें ऐसा मौका लगेगा तभी हम ओमपाल का काम तमाम कर देंगे। अभय सिंह बिल्कुल राजी हो गया। उसने कहा कि बस तुम्हारे एक इशारे की देर है और मैं इसको कहो तो अभी साफ कर दूं। प्रीति कहती है कि नहीं, थोड़ी समझदारी से, ताकि कल को ये भी ना हो कि हम पकड़ में आ जाए और फिर तो हम तुम्हारी और मेरी जिंदगी क्या होगी और क्या ही हमारा ये मजा होगा। खैर, अभय सिंह अब जो प्रीति है वो मौके की तलाश में थे। अब प्रीति और जो अभय सिंह है ये प्लान बनाना शुरू करते हैं, इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया जाए। तो यहाँ पर जो ओमपाल था, जाहिर से इसने थोड़ी शराब पीना कम कर दी थी, लेकिन ये पीता जरूर था। तो अभय सिंह प्रीति को एक पुड़िया और कुछ पाउडर वगैरह ला करके देता है। वो प्रीति से कहता है कि इसके शराब के अंदर इसके पाउडर को मिला दिया कर और ये पीकर सो जाया करेगा, और धीरे धीरे ये उसके ऊपर असर करेगा और कुछ ही महीने में ओमपाल की मौत हो जाएगी। प्रीति वो पाउडर अभय सिंह की जो वो दारू की बोतल होती थी उसके अंदर वो मिला दिया करती थी। अभय सिंह शाम को घर पर आता, खाना खाने से पहले 2-3-4 पैग वो लगाता और उसके बाद वो आराम से सो जाया करता था। धीरे धीरे जो ओमपाल है उसकी तबीयत खराब रहने लगी। शायद ओमपाल की तबीयत जो है वो खराब होने लगी। अब इस सारी चीजों का असर तो उस पर हो ही रहा था, लेकिन 1-2 महीने निकल गए, उसके बावजूद भी ओमपाल की जान तो नहीं निकल रही थी। हालांकि इसकी तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन इसका ऐसा नहीं था कि ये राम को प्यारा हो जाए। और प्रीति और जो अभय सिंह है, अब इनसे ये सबर हो नहीं रहा था। ये अभी तक इतनी मजबूत हड्डी का इनका पति था जो मर नहीं रहा। खैर, ऐसे 8 सितंबर 2025 की रात को ओमपाल जो है वो पैग वगैरह लगाता है। पैग लगाकर वो सो जाता है। प्रीति को बिल्कुल भी अब सबर नहीं हो रहा था। वो ओमपाल को हिला डुला को देखती है, वो बिल्कुल सो चुका था, बच्चे भी सो चुके थे और ममता भी उस दिन उसी के घर में सोई हुई थी। प्रीति से रहा नहीं जाता है, ये अभय सिंह को घर के अंदर बुला लेती है, और जब ये बुला लेती है तो अभय और जो प्रीति है ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, गलत रिश्ते बनाते हैं। अब ये इतने दिनों के बाद ये सब कुछ करे तो एक बार मैंने तसल्ली हुई नहीं, ये बैक टू बैक कई बार एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं, और फिर दोनों उसमें इतने ज्यादा उस चीज में एक्साइटेड हो गए कि इनके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। और जब इस तरह की आवाजें निकली तभी ममता की नींद खुल गई। ममता की नींद खुली तो इसने देखा कि चाची जो है वो उसके पास में नहीं है। अब ये चाची को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, और दूसरे कमरे में जब ये झांकती
है तो देखती है कि जो इसकी चाची है प्रीति और जो ये गांव का लड़का अभय सिंह है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कार्यक्रम कर रहे थे। अब ममता ये चीज देख करके चौंक जाती है, डर जाती है, अपने बेड पर आकर के सो जाती है। और जब ये अपने बेड पर आकर सोई तो पास में ही ओमपाल सोया हुआ था। ओमपाल की भी नींद खुल जाती है। जब ममता इस तरीके से डरती हुई घबराती हुई इसके पास आकर सो जाती है तो ओमपाल की नींद खुलती है तो देखता है कि प्रीति आसपास नहीं है। ये प्रीति को ढूंढता हुआ बाहर जाता है और जब बाहर जाता है, और आवाज तो उसे आ ही रही थी, नशे की हालत में ये पहले से ही था, और जैसे ही प्रीति और अभय को ये इस हालात में देखता है तो इसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। ये उस कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद ये इन दोनों पर बरस पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर जो ओमपाल प्रीति पर हाथ छोड़ता है, इसको मारता है, पीटा है, तो अभय सिंह से ये चीजें है वो सहन नहीं होती है। अभय सिंह ओमपाल को धक्का देता है, वो जमीन पर गिर जाता है। प्रीति कहती है कि अब तो इसका काम तमाम कर ही दो, मुझसे और ज्यादा ये सहन नहीं होता है। खैर जो अभय सिंह है वो प्रीति का दुपट्टा लेता है, ओमपाल के गले पर लपेटता है और इसको जो है वो उसको दबाना शुरू कर देता है। अब जब इतनी खटपट की आवाजें हो रही थी तो ममता की नींद अभी अच्छे से लगी भी नहीं थी। ये उठकर फिर आती है और फिर आकर देखती है कि यहाँ पर जो अभय सिंह है वो ओमपाल के गले में दुपट्टा लपटकर इसे खींच रहा है, इसे दम घोटने की कोशिश कर रहा है। और जो प्रीति है वो ओमपाल के पैरों को पकड़ करके बैठी हुई थी। यानी कि अभय सिंह और जो प्रीति है ये दोनों ओमपाल की जान लेने में लगे हुए थे। ममता ये जब ये सारा सीन देती है तो वो फिर घबरा जाती है और ये पलंग पर आकर के लेट जाती है, सो जाती है। उसके बाद प्रीति जो है वो अभय सिंह को अपने घर से भगा देती है और घबराई हुई सी हालत में रात में सीता देवी के पास जाती है, ममता के माँ के पास, यानी कि अपनी जेठानी के पास, और उसको कहती है कि देखो इनको क्या हो गया, सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे और अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। सीता देवी आती है, चेक करती है तो वो भी घबरा जाती है क्योंकि इधर ओमपाल की सांसें बंद थी। गांव वाले आते हैं तो ये बात फैल जाती है कि साइलेंट अटैक आया, डॉक्टर आया, वो भी झोला छाप यही बताकर जाता है कि साइलेंट अटैक आया होगा, मर गया होगा, कोई बात नहीं, अब अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। अब सब कुछ हो गया था, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं पता था, प्रीति और अभय सिंह को, यहाँ यह जो ममता है वो इन दोनों की सारी काली करतूतों को देख चुकी थी। खैर ममता अगर उस रात को नहीं जागती, उस रात उस घर में नहीं होती तो शायद ओमपाल की मौत का ये राज हमेशा राज ही बना रहता और कभी भी ओमपाल के जो हत्या के दोषी है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते। खैर ममता की गवाही के आधार पर प्रीति और अभय सिंह से पुलिस ने पूछताछ करी और जब इन दोनों लोगों से पूछताछ करी तो इन्होंने सारा सच उगल दिया। खैर प्रीति और अभय सिंह को ओमपाल की हत्या करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। हालिया की यह घटना है और अब इनकी चार्जशीट जो है वो अदालत में पेश कर दी गई है। अब इनको अदालत क्या सजा मुकर्रर करती है, क्या सजा देती है, ये तो अब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये रही कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक अच्छी से अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।